नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। नीतीश कुमार राज्यपाल से आज मिलेंगे और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज और आज राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में आज क्लियर होगा मंत्रिमंडल की तस्वीरें। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनडीए के विधायकों की आज बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विधायक दल का चुना जाएगा नेता। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे नीतीश कुमार और साथ ही विधानसभा भंग की जाएगी। आज बिहार में आज क्लियर होगी मंत्रिमंडल की तस्वीरें। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और आज बिहार के लिए आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। लगातार आज बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में विधायक दल के नेता आज नीतीश कुमार चुने जाएंगे। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और विधानसभा भंग की जाएगी और इसके बाद नए मंत्रिमंडल का गठन होगा जो कि 20 नवंबर को शपथ लेंगे। यानी कि कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे और इसको लेकर एनडीए गठबंधन में बैठकों का दौर लगातार जारी है और मंत्रिमंडल बंटवारे पर भी चर्चा लगातार तेज हो रही है। एनडीए के विधायकों की आज बैठक होगी और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वहीं नीतीश कुमार 10वीं बार 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ लेंगे। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तमाम मुख्यमंत्री प्रदेश के और इसके साथ ही पीएम भी मौके पर मौजूद होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और पटना पहुंचेंगे और बीजेपी ने एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में आज का दिन बेहद ही खास माना जा रहा है। लगातार आज बिहार में बैठकों की बहार है और ऐसे में बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए के जीत के बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में आज नीतीश कुमार शपथ राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं और विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में आज बैठकों की बहार है और ऐसे में बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज है। कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और कई मुख्यमंत्री, कई उप मुख्यमंत्रियों भी मौके पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में आज का दिन बिहार के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। आज लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस दौरान आज राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देंगे और विधानसभा को भंग किया जाएगा। और ऐसे में बता दें कि बिहार में 24 घंटे की सरकार बची हुई है और ऐसे में अब कुछ ही समय बाद वो राज्यपाल से मिलेंगे नीतीश कुमार और उसके बाद अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और कल गांधी मैदान में भव्य आयोजन किया गया है शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। उप मुख्यमंत्री और साथ ही प्रदेश के सीएम भी मौके पर मौजूद रहेंगे और ऐसे में बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज है। बता दें कि लगातार एनडीए के विधायकों की आज बैठकें देखने को मिल रही हैं। विधायक दल का नेता भी चुने जाएंगे आज और ऐसे में बिहार में सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। कल शपथ ग्रहण समारोह है गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में लगातार। और प्रभात जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं और बातचीत करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में आज। और आज का दिन तो बहुत खास है। प्रभात जी जी बहुत बहुत नमस्कार। आज बिहार के लिए कल का दिन जो है उत्सव नहीं महोत्सव का दिन होगा। बिल्कुल। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने पहले चरण और दूसरे चरण में मतदान दिया, ये बिहार की जनता का बिहार सरकार और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के प्रति अटूट विश्वास को जताता है। और जिस प्रकार से बिहार में विकास हुए, अभी पूरे देश में 2 एम्स थे, आज अकेले बिहार में 2 एम्स है। बिहार का बजट 23,000 करोड़ से 3,16,895 करोड़ हो गया। एक्सप्रेसवे आ गया, मेट्रो आ गया, अब बुलेट ट्रेन पे हम लोग काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो 2005 से 25 तक 18.5 लाख नौकरी, 43 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो कह सकते हैं कि बार मोदी और नीतीश की जोड़ी फिर हिट हो गई है। और तौर पर ये तो पूरे बिहार में और पूरे देश में एक ही गाना छाया रहा कि जोड़िया मोदी और नीतीश की हिट हुई और ये जोड़ी हिट हो गई। और नीतीश कुमार जी पुनः कल 10वीं बार बिहार
के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और जो बिहार जो रफ्तार पकड़ चुका है वो और गतिशील होगा। अब तो उद्योगों का जाल बिछेगा, अभी सड़क पुल पुलियों का जाल बिछा, अब आने वाले समय में बिहार में उद्योगों का जाल बिछेगा, हर जिलों में फैक्ट्रियां लगेगी, इसी पे हम लोग काम करेंगे। डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या महिलाओं को भी डिप्टी सीएम के पद के लिए नाम आया है सामने निकल के? महिलाओं की बढ़ चढ़ की इस बार वोटिंग में भागीदारी रही है। महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमेशा सम्मान करता आया है। महिला की मंत्री तो निश्चित ही बनेगी और जो बड़े निर्णय होंगे शाम तक, आज अमित शाह जी भी बिहार आ रहे हैं, मोदी जी भी कल पहुंच रहे, तो निश्चित तौर पर जो भी होंगे बिहार के लिए एक बड़ा होगा, सुखद क्षण होगा। हर वर्ग का ख्याल अगर कोई रखता है, सबका साथ सबका विकास, तो वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए करती है और निश्चित तौर पर महिलाओं को भी अच्छी भागीदारी इस मंत्रिमंडल में। तो प्रभात जी, ऐसे में क्या लग रहा है कि जो पुराने मंत्री हैं उनको फिर से एक बार रिपीट किया जाएगा मंत्रिमंडल में? ये तो पार्टी का निर्णय होता है। केंद्र जो निर्णय तय करेगा, जिनको लगेगा कि इनको सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, इनको संगठन में भागीदारी होनी चाहिए, उस तरह उनको दायित्व मिलेगा। पार्टी में तो हमेशा दायित्व बदलते रहता है, सत्ता वाले संगठन में आते हैं, संगठन वाले सत्ता में आते हैं, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं और निश्चित तौर पर समय वो दूर नहीं है, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अब मैं समझता हूँ कि रात तक का समय है, कल सुबह सबके लिए। चलिए, कुछ भी कहते हुए बच रहे हैं प्रभात जी, पर ठीक है। एक दो सवाल मेरे और हैं कि राज्यपाल को आज मिलकर इस्तीफा सौंप देंगे, तो ऐसे में क्या लग रहा है, तैयारियां कितनी ज्यादा हैं? अभी 10:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है, विधानमंडल दल के नेता चुन लिए जाएंगे, उस पर जदयू विधायक दल की बैठक है मुख्यमंत्री आवास पे, और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसके बाद नीतीश कुमार जी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सरकार बनाने की जो विधायकों के आंकड़ा को वो पेश करेंगे। 202 विधायकों का आंकड़ा जो है वो प्लस भी हो सकता है, तो इसमें मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय को अपना पूरा विधायकों का आंकड़ा सौंपेंगे और नई सरकार की पेशकश। चलिए प्रभात जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है और ऐसे में कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसको लेकर भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बिहार में आज लगातार बैठकों का दौर चालू है और दिल्ली से लेकर बिहार तक हलचल पूरी तेज है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां पर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और इस दौरान बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि यूनिवर्सिटी कैसे बनी आतंकी डॉक्टरों का अड्डा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी उगलेगा राज। बड़ी जानकारी, विश्वविद्यालय के संस्थापक को 13 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। यूनिवर्सिटी कैसे बनी अड्डा, आतंकी डॉक्टरों का अड्डा। ऐसे में दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद से लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को 13 दिनों के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लगातार एनआईए की जांच देखने को मिल रही है और ऐसे में आतंकी डॉक्टरों का अड्डा कैसे बन गया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी। लगातार अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो घेरे में आ रही है। कहीं ना कहीं आतंकी डॉक्टरों का अड्डा बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी से अब ईडी राज उगलवाने की तैयारी में लगी हुई है और उसे ईडी ने राज साकेत कोर्ट में पेश भी किया था। कोर्ट ने उसे 13 दिन की ईडी की रिमांड पर फिलहाल भेज दिया है। जावेद 1 दिसंबर तक ईडी की रिमांड पर रहेगा। जावेद अहमद सिद्दीकी को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी गंभीर गड़बड़ियां भी अब सामने आई हैं। एक और एनआईए दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े आतंकी डॉक्टरों के अल-फलाह कनेक्शन की जांच लगातार कर रही है। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के ओखला मुख्यालय और ट्रस्टियों के ठिकाने पर छापेमारी भी की थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर दर्ज की है और इसमें आरोप है कि फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया है कि उसे नेशनल असेसमेंट एंड एजुकेशनल काउंसलिंग में मान्यता मिली है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यूनिवर्सिटी ने ये झूठ बोला है कि उसे
यूजीसी की धारा 12B के तहत मान्यता मिली है और सरकारी ग्रांट मिल सकती है, जबकि यूजीसी ने साफ किया है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F में रजिस्टर्ड है और इसके साथ ही लगातार ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इस दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को फिलहाल 13 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी तब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती है। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उन्होंने 1966 में और 1977 तक और फिर 1980 से 31 अक्टूबर और 1984 तक देश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी गई थी। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसदीय दल की ओर से सोनिया गांधी, लोकसभा नेता और प्रतिपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की उनकी 108वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और सोनिया गांधी भी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज जयंती है और ऐसे में कांग्रेस लगातार नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। राहुल गांधी पहुंचे हैं और वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोनिया गांधी भी मौके पर मौजूद है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष है वो भी पहुंचे हैं और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के सत्य साई बाबा के मंदिर और महासमाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद से सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी सेट जारी करेंगे। कार्यक्रम में मौजूदा लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी फिर तमिलनाडु के कोयम्बटूर जाएंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान पीएम मोदी किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे और यह भी पीएम मोदी का संबोधन है। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे और इस दौरान लोगों को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान सत्य साईं बाबा की शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे और ऐसे में आज का दिन किसानों के लिए भी बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे और इसके साथ ही लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष जहां पर लोगों को घेर रहा है, तो इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों की विशेष संघ पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई चूक पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एक अधिकारी के अनुसार बता दें कि उप निर्वाचन आयुक्त कोलकाता में समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करते हुए ये बयान दिया गया है। उप निर्वाचक आयुक्त ने वरिष्ठ ईसी अधिकारियों के साथ मिलकर उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिला और कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिला चुनाव अधिकारियों और निर्वाचित पंजीकरण अधिकारियों के साथ बैठकें की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी इन बैठकों में उपस्थित थे। एक अधिकारी ने कहा है कि उप निर्वाचन आयुक्त ने बैठक के दौरान चुनाव आयोग के सख्त रुख को रेखांकित किया। कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण के चुनाव अधिकारियों ने एसआईआर प्रक्रिया की प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि किसी भी लापरवाही पर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बता दें कि लगातार चुनाव को देखते हुए एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है और ऐसे में कुछ ही समय बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और ऐसे में ममता बनर्जी भी कुछ समय पहले सड़कों पर उतरी थी। एसआईआर को लेकर उन्होंने भी विरोध जताया था और ऐसे में चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एसआईआर पर सख्त नजरें बनाए हुआ है और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सख्ती दिखाई है। राजनीतिक विशेषज्ञ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं। लगातार विपक्ष जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर संसद से लेकर सड़क तक उतरा है, तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे नवीन जी? जी
अनीता जी, 2-3 चीजें देखिए देखनी पड़ेंगी। एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो बहुत गंभीर प्रक्रिया है, इसको किसी तरीके से राजनीतिक रूप से देखा नहीं जाना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदार कौन है। अगर ये प्रक्रिया गलत तरीके से हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी सुनिश्चित की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में कोई बीएलओ गलत तरीके से किसी की वोट डिलीट करता है या जोड़ता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। क्या वहां के एसडीएम जिम्मेदार होंगे, मुख्य जिले का चुनाव अधिकारी जिलाधिकारी होता तो क्या वो जिम्मेदार होंगे, या उस प्रदेश के चुनाव अधिकारी जिम्मेदार होंगे, कौन होगा। अकाउंटेबिलिटी कहीं किसी की दिखाई नहीं दे रही है। अगर हमने बिहार का एसआईआर देखा, बिहार के एसआईआर में तमाम खामियां पाई गई, बावजूद इसके कोई जिम्मेदार नहीं है। दूसरी चीज आती है कि आप असम के अंदर एसआईआर क्यों नहीं करा रहे हैं भाई। वहां इन्होंने जो पहले आंकड़े जुटाए, उन आंकड़ों में 19 लाख ऐसे लोग हैं जो शरणार्थी कह लीजिए या घुसपैठिए कह लीजिए। 19 लाख के अंदर आप देखें 7 लाख मुसलमान हैं और बाकी 12 लाख तो हिंदू हैं। तो वहां से हम एसआईआर नहीं कराएंगे। चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है, वो भी कह रहा है कि अधिकारियों की प्रक्रिया पर लापरवाही बरती जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। एसआईआर पर लेकर अब चुनाव नहीं, ये कह देने से नहीं होता है। देखिए, कह देने से नहीं होता है। आप अकाउंटेबिलिटी तय करिए कि अगर बीएलओ गड़बड़ करेगा तो बीएलओ की नौकरी जाएगी, बर्खास्त होगा, जेल जाएगा। आप देखिए प्रक्रिया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ जो है कौन, आपके पास अपना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं चुनाव आयोग का। आप टीचर्स को लगाएंगे और अन्य विभागों के बाबुओं को लगाएंगे, उनको पता ही कुछ नहीं है। उनके पास तो क्या है, वो जहां जाते हैं, हमारे यहाँ मैं बता रहा हूँ नोएडा में तमाम सोसाइटी में आके वो क्लब में बैठ गए, लोगों ने जाके अपने डिटेल्स भर के दे दिए, जो उन्होंने चढ़ा दिए, वेरिफिकेशन तो कहाँ हुआ। राजनीतिक दल, मैं तो जिम्मेदारी के साथ राजनीतिक दल अपने अपने लोगों के ला के फॉर्म जमा करा रहे हैं, तो वेरिफिकेशन कहाँ हो रहा है कि घर घर जाके कोई वेरीफाई कर रहा हो। ये पॉसिबल ही नहीं है इतने कम समय में। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक तरीके से अगर आप देखें तो खंडित टाइप की प्रक्रिया, फॉर्मेलिटी मात्र हो रही है। जो सही लोगों को, जो भारत के निवासी हैं, उनको प्रॉपर वोट डालने के अधिकार से कहीं ना कहीं वंचित कर रही है। और एक आदमी का 3 जगह अगर वोट है तो वो तो तब भी था, अभी भी रहेगा। कैसे आप बदल लेंगे? जो आदमी आज दिल्ली में बैठा वो एसआईआर के टाइम बंगाल पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी भी अभी हाल ही में पूरा बैनर उनर लेकर सड़कों पर उतरी थी, उन्होंने भी पूरा विरोध किया है। इधर हमारे कांग्रेस भी कर रही है जी। नहीं, बंगाल में तो बीएलओ ने भी हड़ताल करने की बात की है। जो बीएलओ बनाए जा रहे हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम करना ही नहीं है इस तरीके से। सबसे बड़ी चीज है कि आप अकाउंटेबिलिटी करिए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। अगर कोई गलत वोट बीएलओ बना रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करिए, उसके लिए संशोधन करना चाहिए। बहुमत में सरकार है मोदी जी की, इसको संशोधन करें शीतकालीन सत्र में लाके बिल कि भाई वोटर में अगर कोई भी गड़बड़ होगा, मतदाता तो जिम्मेदार ही है, साथ के साथ वो बीएलओ भी जिम्मेदार होगा, उसकी नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाएगी। इस तरीके के सख्त कानून लगाई, देश में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी मतदाताओं में। वो करना नहीं चाहते, केवल आप फॉर्मल तरीके। बिहार के एसआईआर जो देखा हम लोगों ने, मजाक बनकर रह गया, वो कोई एसआईआर नहीं है। एसआईआर के बाद एनडीए की बम्पर वोटिंग हुई है। चलिए बिहार की तरफ रुख नहीं करते हैं। और तमाम जानकारी और हमसे जुड़ने के लिए नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी, शाहीन और परवेज की संपत्तियों की तलाश शुरू। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एनआईए ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। बड़ी जानकारी, एटीएस से मिले बैंक खातों के आधार पर होगी जांच। बड़ी जानकारी, लेन देन के आधार पर एनआईए करेगी पूछताछ। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कॉल डिटेल्स के आधार पर कई लोग रडार पर हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। शाहीन के पिता की भी जानकारी जुटाई। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से लगातार एनआईए की जांच शुरू हो गई है। ऐसे में शाहीन और परवेज की संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एनआईए ने संपत्तियों का ब्यौरा जुटाना भी शुरू कर दिया है। लगातार छापेमारी के बाद अब एटीएस से मिले बैंक खातों के आधार पर जांच होगी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। और साथ ही लेन देन के आधार पर एनआईए करेगी पूछताछ। बड़ी जानकारी, कॉल डिटेल के आधार पर कई लोग रडार पर हैं और ऐसे में लगातार अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। शाहीन के पिता की भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार।